अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियोज़ मौजूद हैं इसार राना साहब। और आज हमें स्पेशल प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आज के प्रोग्राम में माहिर कानून है, तज्जिया निगार है, हाफिज़ एहसान अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे कि वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत की IPPs और कैपेसिटी पेमेंट का फार्मूला जो है वो तय करने का इंदिया दिया गया है। इसके अलावा दीगर उमूर पर उन्होंने बातचीत की है। कहते हैं कि सियासत पर जो है सियासत बराए सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुल्क के लिए जो है वो हमें सबको सियासत करनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया, जिसको बाद में मंजूर भी कर लिया गया और इसके साथ साथ मतन में सियासी जमात से वाबस्ती का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, ये इसका खास तौर पर मतन रहा है। फर्दर अब इस पर क्या डेवलपमेंट हुई है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे इस टॉपिक को के साथ ही कि आज जो है वो देखना ये होगा कि PTI के जो मुज़ाकरात हैं वो कहाँ तक पहुँचे। ग्रैंड अलायंस की बातें कर रही थी PTI, वो कहाँ तक पहुँचे, अब प्लानिंग क्या कर रही है PTI। तो आज का प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं इसार साहब से। इसार साहब, क्या लगता है आपको कि अब जो है वफाकी काबीना में इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है हुकूमत की IPPs के खिलाफ से जो इंदिया दिया है, फार्मूला जल्द तय करने का कहते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, उन्होंने कहा है कि जी अगर पावर सेक्टर FBR को करप्शन से पाक नहीं किया तो मुल्क की नाव डूब सकती है जी। तो मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम के बाद आपसे इजाज़त लूँगा, क्योंकि मैंने ठीक करना है। ठीक, पावर सेक्टर को भी मैंने ठीक करना है और FBR को भी मैंने ठीक करना है, क्योंकि 35 साल से मैं ही हुक्मरान हूँ। 35 साल से मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी भतीजी, मेरा बेटा, वो तो दुबई नौकरी करने गए हुए थे, ठीक है ना। तो फिर मैं ही ठीक कर लेता हूँ। अगर आज वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब अली अल्लाह ना करे कि मुल्क की नाव जो है वो डूब सकती है अगर हमने पावर प्लांट्स, ये एनर्जी सेक्टर और FBR में करप्शन ख़त्म ना की, तो ये किसने करनी थी? ठीक, कौन है इसका जिम्मेदार? पावर प्लांट्स जो लगे और उनकी इजाज़त किसने दी? कौन उन्हें एक्सटेंड करता रहा? किन की औलादें हैं जो उन पावर प्लांट्स की मालिक हैं? ठीक है, ठीक। FBR का निज़ाम और ये सारा तो अंधे को नज़र आ रहा है कि करप्शन है, और एक छोटी करप्शन नहीं है। आप यकीन करें, मेरा दावा है कि अगर आप FBR को बंद कर दें ना, तो पाकिस्तान का खसारा किसी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है ना। आपने पिछले 10 सालों में $30 बिलियन दिया है IPPs को, ठीक है, और FBR में जो पैसे आपके फंसे हुए हैं वो भी 10 से 15 बिलियन डॉलर के बनते हैं, यानी लगभग $50 बिलियन तो हमारे अपनी बदअमालियों का नतीजा है जो हमारे खाते पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये किसने की है? आपने की है। आपको मुर्दे इल्जाम ठहराऊं, ठीक, या आप मुझे ठहराएंगी? इस मुल्क के नसीब के मालिक तो आप लोग हैं, ठीक, करता धरता तो आप हैं, ठीक है ना। आपके बेटे की IPP है, 50% हुकूमत की है, और जो बाकी हैं वो वही सरमायादार हैं जो आपको फंडिंग करते हैं, आपको इलेक्शन के अंदर आपको पैसे देते हैं कि इलेक्शन लड़े ताकि आप उनके कारोबार की निगरानी कर सके, तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अगर FBR में इतनी करप्शन है तो आप काउंसलर हैं क्या? आप सिर्फ एहतिजाज कर रहे हैं, उठा के क्यों नहीं बाहर फेंक देते? ठीक, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के तबाही में अपना भरपूर किरदार अदा किया, वो ही बड़े बन के बड़े मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के कि जी पाकिस्तान की नाव डूब सकती हो, तो डूबो दी तुमने। तुम्हारी करप्शन ने इस नाव में सुराख की है, तुम्हारी बदअमालियों ने इस नाव की फटियां जो है गला के रख दी हैं, ठीक है। तुम्हारे 35 साल से तुम्हारी लूट मार ने इसको नाव के चप्पू उठा के बाहर फेंक दिए। आप कह रहे हैं नाव डूब जाएगी, तो आप जिम्मेदार हैं, ठीक, कोई और जिम्मेदार नहीं है इसका। आपने इस मुल्क को इस जगह पे लेके आए हैं, और आज आप मतलब मजे की बात यह कि जो जिम्मेदार हैं वो ही आज नया रोलर डाल रहे हैं, जालिब की नज़में पढ़ रहे हैं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो कौन मानता है? ठीक, एहसान साहब,
जैसे कि आजकल आईपीपीज़ के हुकूमत रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हुकूमत के लिए अपने आईपीज़ हैं, इनका कोई मसला नहीं है, तो योर कमेंट ऑन दैट कि फिर मसला क्या है, कहाँ है और क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग बसते हैं उनकी बदकिस्मती है। तो इस सारी मैल गवर्नेंस या मैल ट्रीटमेंट या जिस तरह इसार साहब ने भी इशारा किया है, वो सारी एक सिस्टम जो है जिसके अंदर आपका जस्टिस सिस्टम भी है, जिसमें आपका गवर्नेंस सिस्टम भी है, जिसमें आपका पावर सेक्टर भी है, जिसके अंदर आपका डेवलपमेंट भी इस मुल्क के अंदर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये सारी की सारी, या सोशल जस्टिस है या एजुकेशन है, वो सारे के सारे जो है उसकी डिक्लाइन की बुनियादी वजह ये है कि रियासत के इदारों के जिम्मे जो काम था और उन काम के जिम्मे जो हुक्मरान थे जिन्हें इस काम को करना चाहिए था, या उन्होंने उससे पहलूदही की है, या उस कॉन्ट्रैक्ट्स का शिकार हुए हैं, या उसके अंदर इनएफिशिएंसी रही है, या उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया है, या उसके बाद ये है कि अगर उन्हें समझ नहीं थी तो अपने एक अच्छे एडवाइजर्स जो थे वो रख लेते, और मुल्क जिस ब्लैक होल की तरफ चला गया, हर तरफ चले गए। पावर सेक्टर तो आपने आइडेंटिफाई किया, क्या इस मुल्क के अंदर इंसाफ लोगों को टाइम पे मिलता है? क्या इस मुल्क के अंदर बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं? क्या इस मुल्क के अंदर जो आइडेंटिटेड फूड्स है, चाहे आपके खाने पीने की चीजें हैं, चाहे आपकी पेस्टिसाइड्स है, वो आपको मिलती हैं? क्या इस मुल्क के अंदर जो है वो आपको क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है? ये वो चीजें ऐसी हैं जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो पाकिस्तान के हर सिस्टम के अंदर जो इदारा उसके अंदर नजर आई। अब उसके अंदर ये है कि एक शख्स की या एक आदमी की कैपेसिटी होती है कि उसको एब्जॉर्ब करे, और अगर उससे चीज सर से ऊपर गुजर जाए तो या वो गुत्ता खा के मर जाएगा, या वो किसी को गले लगा के उसका खिलाफ रिएक्शन करेगा। अब आईपीपीज़ के अंदर हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहां पे पाकिस्तान का जो आम आदमी है और पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस करने वाला आम आदमी है, उसकी कैपेसिटी से ये चीजें ऊपर चली गई। अब उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो थी वो आपका, एक तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट है कि 44,000 मेगावाट जो है वो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और आप इस मुल्क के अंदर जो मैक्सिमम आपकी कंजप्शन है वो 25 से 26,000 गर्मियों के अंदर है, और सर्दियों के अंदर 9 से 10,000 है। मीनिंग देयर बाय कि आप इन आईपीपीज़ को आपको जरूरत नहीं थी और आपने इस मुल्क के अंदर लगाए। अगर 94 की पॉलिसी के अंदर आपको जरूरत थी तो 500 मेगावाट से ज्यादा आपको दुनिया में किसी मुल्क के अंदर आप इतना हैवी किस्म का जो एनर्जी मिक्सचर है उस पर नहीं जाते, क्योंकि हुआ ये कि इसके अंदर प्रॉफिट भी था, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी भी थी, इसके अंदर डॉलर के अंदर पेमेंट भी था, इसके अंदर कैप भी नहीं था, इसके अंदर हीट ऑडिट भी नहीं था कि आपकी कैपेसिटी, आप नजर नहीं आ रहा आज आपको एक ये जो मोबाइल है इसकी कैपेसिटी अगर 10 GB है और मैं आपसे 14 GB का चार्ज करूं या मैं आपका 24 GB का चार्ज करूं, और उसके बाद हुआ ये कि एक कॉन्नाइवेंस जो थी वो बनती जो है पाकिस्तान का लीड कैप्चर जो इसके अंदर आया। अब ये था कि वक्त के साथ साथ लोगों ने इस बर्डन को किया, और वो बर्डन ये है कि आपका 2800 अरब रुपया जो है वो आपका चला गया है इसके अंदर सर्कुलर डेट के अंदर चला गया है। 70 रुपए यूनिट पे आपकी बिजली चली गई है। अब उस मुल्क के अंदर आपका जो डॉलर था जब आपने किया था तो तकरीबन 93-94 के अंदर 34-35 रुपए पे आपका डॉलर था, अब डॉलर आपका 280 रुपए पे चला गया है। फिर उसके बाद अगली जो थी कि जो आपका इसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था कि इसको हमने किस तरह मॉनिटर करना है या कंट्रोल करना है, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कंप्रोमाइज हुआ। उसका रिजल्ट्स ये निकला है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो अब उसने जिस तरह कहते हैं ना अलमे बगावत बुलंद कर दिया है, बिल्कुल ऐसी बात है। शोल्डर जो है वो उसमें नहीं है, क्योंकि अब वो तनख्वाह बच्चों पे खर्च करे कि बिजली का बिल अदा करे, अब वो ये अपनी सेहत पे जाए कि बिजली का बिल अदा करे। और मैं ये समझता हूँ कि इस सारे सिस्टम के अंदर बिस्मा बिस्की मेजर सर्जरी की जरूरत है कि जो 4-5 चीजें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गलत की थी, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, फोरेंसिक ऑडिट इनका आना चाहिए, इनका हीट ऑडिट आना चाहिए, इनका टैक्स ऑडिट आना चाहिए, इनका इन्वेस्टमेंट ऑडिट आना चाहिए, जिसकी तरफ इंसार साहब ने भी इशारा किया कि इनके स्पॉन्सर्ड कौन है। अगर ये आए थे गोरे यहाँ पे लेके आए थे, उन गोरों में से किस किस ने खरीदे इस मुल्क के अंदर, और अब हमें इस चीज के अंदर एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका इतने % है,
अच्छा जी आप इनसे लड़ना चाहेंगे, फिर हमें कहते हैं जी चाइनीज है उनसे आप लड़ना चाहेंगे, और फिर हमें कहेंगे नहीं वो 15-16%, वो सारे के सारा आपके सामने एक फज फिगर्स जो है वो आ रहा है। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी कर रही है तो क्या हम उसको इजाजत देने के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, या दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी आपसे कर रहे हैं, किस मुल्क के अंदर है कि 500, 600, 700 रुपए यूनिट जो है वो आप उनसे बिजली ले रहे हैं? किस मुल्क के अंदर ये एक्सेप्टेबिलिटी है कि आपका सारा सिस्टम चोक हो गया है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ना माना तो हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर तो आप उस वक्त जाएंगे जब कोई कॉन्फ्लिक्ट, और उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है आप पहले उन्हें उस टेबल पे तो लेके आए ना। आप पहले ये पता करें कि क्या आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर जो आपका लोकल इन्वेस्टर या आपके रिलेटिव्स आए हैं, ये टेक्निकली आर्बिट्रेशन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपकी उसकी क्लॉज थी। अगर आप इनका हीट ऑडिट करते हैं कि जी आपकी कैपेसिटी इतनी थी, आप उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो क्या ये ग्राउंड इनके लिए होगी कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर लेके जाए? उसके बाद अगला करके ऑयल जो है कि 260 टन है या 240 टन है या 25 टन है, उसके अंदर पिछले 20-25 साल से है, और फिर उसके बावजूद ये है कि आपने दुनिया के अंदर कभी भी नहीं हुआ 25 से 30 साल का की है, अब उसकी आप एक्सटेंशन के अंदर जा रहे हैं। अगर आप इसकी सर्जरी नहीं करेंगे, पाकिस्तान का बिजनेस भी बंद होगा, पाकिस्तान का आम आदमी पैसे भी नहीं दे सकेगा, और अल्टीमेटली ये है कि ये मुल्क इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है, और ये सारे इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। और अगर और इसके आगे आने दिया गया तो जो वायबिलिटी वाला मामला भी जब आप निकलेगा तो फिर आप ये है कि खुले मैदान के अंदर होंगे और आपकी जो चीजें हैं वो सारी बिल्कुल ठीक है। एहसान साहब, सर्जरी करने की जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरत है। साथ ही रहे राना साहब, आपको क्या लगता है ये जो सूरत हाल बता रहे हैं, वजूहात बता रहे हैं एहसान साहब, यू गोना एग्री विद दैट, यही वो लूप होल्स हैं जिनको फुलफिल होना चाहिए था? नहीं, उन्होंने जो बात की है और जिस तफसील से उन्होंने ये बात की है, यही तो पाकिस्तानी सारे रो रहे हैं हम, और हम कह क्या रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि भाई जो IPPs हैं एक दफ़ा उनको एड्रेस तो करें, उनसे बात तो करें। बिल्कुल। जो गैर मुल्की IPPs हैं कितने फीसद हैं? ठीक, 12% या 18% के दरमियान है, बाकी तो सब नेशनल बेस है ना, ऐसे ही है। उनसे तो बात हो सकती है। अगर फर्ज करें कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 50% IPPs जो हैं वो सरकारी उसमें चल रहे हैं, तो फिर तो हमें 18% वो निकाल दे तो 32% हैं पाकिस्तानी सरमायाकार, जिसमें ताकतवरों के रिश्तेदार, जिसमें ताकतवरों के बच्चे, जिसमें ताकतवरों के दोस्त, ये शामिल हैं। तो उनसे बात क्यों नहीं हो सकती? और एक मैं आपको बात बताऊं कि इस हुकूमत का तो नहीं मुझे पता इसकी संजीदगी का, लेकिन मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से बिल्कुल संजीदा है कि ये जो IPPs जिन्होंने मुल्क को इस बुरी तरह लूटा है उनसे बात करनी चाहिए। और फिर मैंने कल भी कहा था कि ये जो मुकामी सरमायादार हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं इसके अंदर, उनसे तो बात हो सकती है ना। उन्होंने कौन सी आलमी अदालत में चले जाना है? उनसे तो बात करें। को बस कर दो यार, कितना गोश्त खाना है साडा तुसी? नहीं, हमको भाई दोनों तरफ से की जा सकती है। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह हमने सेल्स टैक्स लगाया हुआ है इन बिलों के ऊपर, जिस तरह हमने इनकम टैक्स लगाया हुआ है, 76 अरब रुपया जो है हम ट्रस्ट की मद के अंदर इसके अंदर डाल रहे हैं। हर महीने के बाद आपने देखा होगा कि नेपरा कहता है जी 2 रुपए जो है वो बढ़ रही है, 5 रुपए बढ़ रही है, 4 रुपए बढ़ रही है, और उसके बाद अगर आप कैपेसिटी पेमेंट्स को आप माइनस कर देते हैं तो आज ये मुल्क के अंदर जो वापस है वो आपको 20 से 22 रुपए यूनिट मिलेगा। तो क्या उस 22 रुपए या 24 रुपए के ऊपर क्या मुल्क की अगर इकोनॉमी वाइबल होती है, या इस मुल्क का आम आदमी जो है उसकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, या इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री आगे जाती है, तो क्या तो महंगा सौ। अच्छा साहब, इसमें ये जो आप 22 रुपए यूनिट कह रहे हैं ना, इसमें आप वो लाइन लॉसेस भी शामिल कर लें और सारी जो मुफ्त हम यतीमों को देते हैं ना, एलीट यतीमों को, वो भी शामिल कर लें, ठीक है ना? तो अगर उसे भी निकाल लें तो यार ये तो लाइन लॉसेस में है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप और मैं एक ही बात पे मुत्तफिक हैं। हाँ, कि हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि भाई अगर आप इस जंजाल से निकल आते हैं तो पाकिस्तान में ये जो आज माशी बहरान है ये विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू ईयर्स खत्म हो सकता है।
हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री पैरों पे खड़ी हो सकती है, हमारे दुख दलदर दूर हो सकते हैं। हम वो जो डॉलर की मद में पेट्रोल के पैसे देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के देते हैं, वो जो हम साउथ अफ्रीका से कोयला लेके आते हैं, सब में हम बचत हो सकती है। हम एक जिंदा सांस लेने वाली कौम बन सकते हैं। बिल्कुल, इरादा, नीयत और आपकी समझ अगर दुरुस्त है तो ये ठीक हो सकता है। और दूसरा आप देखें कि 2017-18 के अंदर आपके मुल्क के अंदर 13-14 रुपए यूनिट से सारे टैक्स डाल के, और इन 5 सालों के अंदर आपका जो 1.2 बिलियन था आपका सर्कुलर डेट, वो अब आपका 2600 अरब रुपए पे पहुंच गया, यानी कि 2.6 बिलियन तक आपका पहुंच गया है। तो क्या इस मुल्क को हमने इसी तरह चलाना है? क्या यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट करती जाए? यहाँ के लोग जो अब आप तो छोड़ रहे, बिल तो हो ही गया, लोग साइकोलॉजिकली आप देखें क्या हालत क्या हो गई है कि नाम वो जब उनके सामने ये बिल्स आते हैं, आपका 5,500 अरब रुपया आपका गैस का जो 3.5 बिलियन ट्रिलियन जो है रुपीस के अंदर, वो आपका गैस का एक और चढ़ा हुआ है। तो जितनी देर तक आप इसकी सर्जरी नहीं करेंगे विद गुड इंटेंशन, जो है ये मुल्क जो है इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहा है, और इसको एड्रेस करने के लिए इन्हें इमीडिएट जो है बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट का यही काम है। ठीक, साहब साथ रहेगा। राणा साहब, आपको क्या लगता है कि जैसे कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बात करते हुए चीन का बड़ा जिक्र किया है कि वो वाहिद मुल्क है चीन जिसने सी पैक के जरिए बिजली के शोबे में सरमायाकारी का इंतज़ाम दिया। चीन पर हम इतना रिलाय करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं, वो एक्चुअली शायर इस शेर में ये कहना चाह रहा है कि हम चीन से बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका वैसे ही हमसे कोई थोड़ा सा खुश नहीं है, वैसे तो पूरी दुनिया हमसे खुश नहीं है। कौन सा मुल्क है जो हमारे साथ जफियाँ डाल रहा है, ठीक है ना। हम बैनुल अक़वामी तौर पे एक बिल्कुल तन्हा कौम बन गए। अफगानिस्तान हमसे बात करने को तैयार नहीं, इंडिया हमसे बात नहीं करता, ठीक है। चीन में हम जाते हैं, हम क्या कहते हैं, मायूस वापस आ जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हमारे खिलाफ बात करता है, अमेरिका हमारे खिलाफ बात करता है, बरतानिया हमारे खिलाफ बात करता है, ठीक है ना। तो शायर ये कहना चाह रहा है कि चीन से बहरहाल हम मजीद नहीं बिगाड़ सकते। अदरवाइज जो चीनी IPPs हैं, अभी इन्होंने उन रिक्वेस्ट की थी चीन को, तो उन्होंने इनकार कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमारे साथ तो जो आपने मुआहदे किए हैं उनके ऊपर आपको अमल करना होगा। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि ठीक है शहबाज शरीफ साहब चीन के लिए जितना मर्जी अच्छा शुभ शुभ बोले, लेकिन ये कि जो लोग नीचे हैं, जो लोग बराह रास्त इन बिजली के बिलों की वजह से, आज भी एक लड़के ने खुदकशी की है, वो बेरोजगार था, बिजली के बिलों पे झगड़ा होता था, भाई ताने देते थे, उसने आज खुदकशी कर ली, पे पहुंच गए, ठीक है ना। 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक दुखियारी माँ ने 60,000 जिसकी दवाइयों के पैसे थे वो बिल में दिए, उसने नाले में छलांग मार के खुदकशी कर ली, ठीक है। तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको नहीं जरूरत है इन खुदकशियों की, क्योंकि उन्होंने कौन सा बिल देना है, बिल तो मैंने देना है, आपने देना है, हाफिज साहब ने देना है, ऐसे ही है। हमारी चाहे जितनी मर्जी सियासी वाबस्तगियां हो, लेकिन हम अब ये बात तो तय है ना कि पाकिस्तान है तो सारी चीजें, बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान। और पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान मैं हूं, पाकिस्तान आप हैं, पाकिस्तान ये हमारे देखने वाले नाज़रीन दोस्त हैं हमारे, हाफिज साहब हैं पाकिस्तान। वी आर पेइंग द प्राइस, कोई और नहीं कीमत अदा कर रहा, हम अदा कर रहे हैं, ठीक है। right, तो ये चीन शीन जो मर्जी हो, जब तक आप तय नहीं कर लेंगे ना अपने आप को, तो ये। और फिर एक चीज मेरी सुन लीजिए, उन्होंने फरमाया आज गुफ्तगू में आज बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि बिजली के मामले पर सियासत दर हकीकत अवामी मैंडेट की तौहीन है। तो आप अवामी मैंडेट का एहतराम कब करते? आपको तो 8 फरवरी को अवामी मैंडेट नहीं मिला था, आप किस मुंह से अवामी मैंडेट की इज्जत की बात कर रहे हैं? आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप ये बात करें। अगर आपको अवामी मैंडेट का इतना ही एहसास होता ना, तो आप 8 फरवरी को कहते कि हाँ हम हार गए, खत्म हो गई बात। ये वोट को इज्जत दो, फला को जो करो, अवामी मैंडेट। अब ये ना आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। कौम को इतना तो पता चल गया, कौम को बादाम खाने से अकल आए ना आए, डंडे खाने से अकल आ जाती है, ठीक है ना। और अकल आ गई, लोगों को चेहरे एक्सपोज हो गए, ठीक है। आप तो PDM का प्लेटफॉर्म पे ये कह के आए थे कि हम पाकिस्तान में से अगर महंगाई खत्म नहीं कर सके तो हम क्या एक दिन नहीं ठहरेंगे, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है।
और आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी हाफिज साहब जब कह रहे थे कि 16 रुपए यूनिट बिल था पर यूनिट था, ठीक है, और ये नवाज शरीफ और इमरान खान के दौर में 16 रुपए, इमरान खान के दौर में 14 रुपए यूनिट था, ठीक है ना। आप उसे ले गए 60-70 के ऊपर, तो इसका मतलब है आप नैले हुए ना, आपको नहीं आता है मुमलिकत चलाना, और आपको तो ये सारा सेटअप जो है अब एक्सपोज हो गया कि आपको इमरान खान की नफरत में मिला हुआ सेटअप है, अदरवाइज आप तो एलिजिबल ही नहीं है। तो ये जो मैंडेट की तौहीन है ना, ये इनसे के मालाना जपे, आप बड़े मैंडेट का एहतराम करते हैं, मुझे पता कितना है। एहसान साहब, जैसे कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बात करते हुए कहते हैं कि बिजली की कीमत कम किए बगैर एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, ना ही ज़राअत तरक्की कर सकती है। अगर इन सब बातों का इदराक है तो कोई प्लान भी होगा ना उनके पास, क्या लगता है? ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडर या हमारे ये जो लीडर्स हैं, इन्हें समझ आ जानी चाहिए इस चीज के अंदर है कि अब बात जो है वो नैरेटिव की हद तक या बात सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक नहीं है, आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। और पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो अब समझ गया है कि आप कर क्या रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि चीज इस चीज के अंदर है, अब पाकिस्तान का मेजॉरिटी तबका जो है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे आपकी जो आपकी सर्विंग क्लास है यानी कि नौकरी पेशा है, या आपका मजदूर है, उसके पूरे जिस्म के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की और आपकी गैस की हीट पहुंच गई है। ठीक। अगर आप उसके बाद ये सिर्फ ये कहें कि जी हमें ठीक करना चाहिए, भी ठीक या तो मैंने करना हो या आपने करना हो या इसार साहब ने करना हो, तो बात समझ में आ गई कि जी बॉल हमारी तरफ आ गई है। और भाई आप हेल्म ऑफ अफेयर्स के अंदर बैठे हुए हैं, आप पब्लिक का टेम्परेचर उस लेवल तक ना जाने दें कि जिसके अंदर पब्लिक की बस हो जाए उस चीज के अंदर। और बस इसलिए उस चीज के अंदर आएगी कि पाकिस्तान के आम आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिनके पास ऑप्शन है वो बाहर भी जा रहे हैं, जिनके पास ऑप्शन है वो यहाँ से बिजनेस लेके भी जा रहे हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो कहाँ जाए इस मुल्क के अंदर। और जो आपकी बिजली है ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये कोई लग्जरी नहीं है जिसके अंदर ये है कि जी मैं बिजली इस्तेमाल करूं या ना करूं, ये मेरा एक लग्जरी है। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि आपका एक फंडामेंटल राइट है कि आपकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है कि जिसके अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब उसको इस्तेमाल करने के अंदर गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर, चाहे IMF के कहने के ऊपर, चाहे आपकी इनएफिशिएंसी के ऊपर, या उसके बाद आपकी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस की है, या जो नेपरा जो है जिसका चेयरमैन जो है, जिसका हमेशा काम ये है कि वो एक सो कॉल्ड एक मीटिंग इकट्ठी करते हैं और उस मीटिंग के अंदर कर लेते हैं। अब आप देखें ना कि इसका लेवल ऑफ, आप देखें 94 से लेके 2024 तक आज तक किसी आपके पावर मिनिस्टर ने इन IPPs को बुरा भला कहा है? ठीक। जो भी आएगा वो इनको सपोर्ट करेगा, जो गवर्नमेंट के अंदर आएगा वो, मतलब देखे ना कि जिनका असल ग्रीवेंस है वो तो सामने ही नहीं आ रहे ना कि हमें क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपका सारा सिस्टम जो है, चाहे वो नेपरा है या गवर्नमेंट का है, वो इन IPPs को प्रोटेक्ट करता है। और प्रोटेक्ट इस बुनियाद के ऊपर करता है कि जी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे। और भाई आप ये बताएं कि अगर 94 के अंदर ये क्लॉज थी, तो जब दूसरी दफा आपने पॉलिसीज बनाई तो ये निकाल देते ना कि नहीं हमने आपने काम करना तो क्या करें। फिर 2014 के अंदर आप निकाल देते उस चीज के अंदर कि जो आपने 94 के अंदर गलती की वो आपने 98 में की, वो 2004 के अंदर भी आई, वो 2014 के अंदर भी आई, और अभी तक हम उस गलती को रेक्टिफाई नहीं कर रहे। हाँ, अगर ये इस चीज के अंदर हो कि किसी जगह ये मामला जाके रुक जाए तो समझ में आ गई, चले जी पाकिस्तान के अंदर 200 रुपए तक तुरंत चला जाएगा तो बात रुक जाएगी। मामला यहाँ से आगे से अगर 5 साल के अंदर आपका सर्कुलर डेट डबल हो गया है और आपके लाइन लॉसेस जो हैं वो आपके पौने 350 रुपए चले गए हैं, तो क्या पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम के अंदर जान है कि उसको ब्रेक कर दे? बिल्कुल ठीक बात कर एहसान साहब। ब्रेक का एहसान साहब माजूर के साथ ब्रेक का वक्त हो रहा है, दीगर इश्यूज में डिस्कस कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है कि वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान था वो काफ़ी जो है वो एक ख़तरे की अलामत समझा जा रहा है और काफ़ी बातों का इदराक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एहसान साहब आप बात करते कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा बिस्वा, ये है कि प्राइम मिनिस्टर का काम चले, उन्होंने एक रेड अलर्ट या कार्ड एक इशू कर दिया है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमें टेस्ट करना चाहिए
और बिल्कुल बात ठीक है कि आपको एफपीआर को भी ठीक करना चाहिए, आपकी टैक्स जीडीपी बढ़नी चाहिए, ताकि आपके मुल्क के अंदर जो डिपेंडेंसी है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा उसके अंदर ये है कि क्या दूसरे ममालिक जो है हम उनसे एफपीआर की जो टैक्स कलेक्शन है वो कहाँ तक है। दुनिया कहीं पे पहुंची हुई है 35% पे है, कहीं 26% पे है, कहीं हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो 14 से 15% जो उनका टैक्स जो जीडीपी है, हम 10-11 से आगे जो है वो निकल ही नहीं रहे। तो उसके अंदर ये है कि हमें अपने इस प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये दुनिया का असूल ये है कि जितने आप टैक्स को बढ़ाते जाएंगे उतनी टैक्स एवेजन जो है वो बढ़ती जाएगी। अब इस मुल्क के अंदर आपके इतने टैक्सेस हैं, आपका सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, इनकम टैक्स, सूबों के टैक्स, फिर लोकल गवर्नमेंट के टैक्स। हमें 2-3 मॉडल्स के अंदर चला जाना चाहिए कि जी ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसको आप सिंगल डिजिट के अंदर लेके आए। ये सिर्फ एफबीआर को टारगेट कर देना कि जी आपने इस साल जो इतने हजार अरब रुपया इकट्ठा करना है और किस तरह करना है, वो मुझे पता है, चूंकि मैं खुद एफबीआर के टैक्स के मामलात के अंदर जो है मैं कस्टम्स में भी रहा हूँ, एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। तो ये सारी की सारी जो है वो फायर फाइटिंग के अंदर हमारी एनर्जीज जो है वो जा रही हैं। आप देखें कि 2500 अरब रुपए से ज्यादा जो हमारे टैक्स के केसेस पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन से जाकर पूछे, अरबों रुपए के आपके रिफंड्स के केसेस पड़े हुए हैं। आप सारे का सारा जो बोर्ड है वो आपका जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चला गया है, और उसके अंदर सेल्स टैक्स के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है वो आपकी बेईमानी है कि जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर जो है वो बनाता कुछ है, डिक्लेयर कुछ करता है। तो ये जो है इस चीज को दुनिया से लर्न करना चाहिए, डिजिटाइजेशन पे जाना चाहिए, मिनिमम टैक्सेशन पे रखना चाहिए, और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ टैक्सेस को इकट्ठा करके जाना चाहिए, और ये गवर्नमेंट का काम है। इसी तरह एनर्जी जो है, इस एनर्जी ने पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक जो है उसको अब तबाह करना शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको आप किसी मिनिस्टर को बुलाएं या किसी स्पोक्स पर्सन को बुलाएं, वो आपको ये देगा कि सेटअप का जो आप यूनिट है वो 10 साल तक ये मेंटेन रहेगा, नहीं देगा, इसलिए कि चूंकि आपकी वेल गवर्नेंस, आपकी डिप्रिसिएशन, आपके ये आईबीपीज की कैपेसिटी जो है ये उस लेवल पर जाती जाएगी जो कंट्रोल नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट को दोनों तौर के अंदर जो है ये पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आईसीयू के अंदर हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के अवाम जो है आईसीयू के अंदर है, इनके जो मसाइल है उनका इदराक होना बहुत ज़रूरी है। राना साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या समझते हैं आप कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े डैम्स बनाने के, हज़ारों डैम्स बनाने के वादे किए थे, कोई डैम नज़र आ रहा है आपको? नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो नहीं कहते। आज वो मेरा ख्याल है आपने थोड़ा ओवरलुक कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जी माजी में सैकड़ों डैम बनाने के दावेदार आए और एक भी डैम नहीं बना। ठीक। तो मैंने जब ये पढ़ा तो फिर मैंने थोड़ा सा मैंने कहा खंगालूँ। तो 2022 के अंदर उस वक्त जो वफाकी वज़ीर आबी ज़खायर थे, खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कौमी असम्बली में सवालों के जवाब जमा जो कराए थे उसमें उन्होंने बताया था कि पीटीआई के दौर में 59 डैम्स के ऊपर काम शुरू हुआ था, जिनमें से 26 डैम्स छोटे छोटे मुकम्मल भी हुए 3 सालों 4 सालों में। तो पाकिस्तान की अगर 75 साल तारीख को देखें तो ये डैम्स के हवाले से अयूब खान के बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी। और तरबेला का जो तोसी मंसूबा था उसका भी आगाज़ किया। ठीक है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के दौर में और आज तक कितने डैम्स के ऊपर काम हुआ। ठीक है। ये वावेला मचाना के जी हम बिजली के लिए बड़े परेशान हैं, वो आपने कंस्ट्रक्टिवली कितने डैमों पे काम किया। ठीक है। हम तो यहाँ तक आलम हुआ कि इंडिया के खिलाफ उसने जो बनाया डैम, हम गए आलमी अदालत में तो हम केस हार गए। ठीक है। वो उन्होंने कहा कि इनके पास तो सलाहियत ही नहीं है पानी स्टोर करने की। और मैं इसमें ये समझता हूँ कि जितने भी हुक्मरान आए, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, वो सब जिम्मेदार हैं। काला बाग डैम की फिजिबिलिटी बनी और उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में एनर्जी के जितने क्राइसिस हैं उसका ये बेहतरीन हल है। ठीक है। हमारी सियासी जमातों ने उसे सियासत की नज़र कर दिया, उसे बनने ही नहीं दिया। जबकि माहिरीन का कहना यह था कि भाई इससे किसी सूबे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, जो वावेला सुबाइयत के नाम पे मचाया गया और आज वो माजी का किस्सा बन के रह गया।
तो हमारे तो खुद हुक्मरान जो हैं वो इस मामले में संजीदा नहीं है और वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो, क्योंकि उनका सारा इंटरेस्ट IPPs में है। उसकी रीजन पहले भी मैं भी कह चुका हूं, अभी हाफिज साहब भी कह चुके हैं कि भाई जब आपका उसमें अपना माली मुफाद होगा तो फिर यही होगा जो हो रहा है। कैसे डैम बन सकते? एहसान साहब, सकर्दू से जो हमारा रिवर इंडस और इसका सारा आता है, इसका वाटर कॉरिडोर जो है, इसका पोटेंशियल 1 लाख मेगावाट से ज्यादा है। अंदाजा करें 3 लाख मेगावाट से ज्यादा आपका सोलर का और आपका विंड का है, जिसको हम टैप नहीं कर रहे। और हम इन 10-12 हजार IPPs के लिए पूरा मुल्क जो है वो हमने अब गिरवी पे रख दिया है। अब कराबाग डैम जो है, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है, दुनिया के हर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली वायबल भी है, ये पाकिस्तान को पार भी देगा और उसके बाद पाकिस्तान के जो इलाके, लेकिन उसके बावजूद एहसान साहब ऐसा है कि हम जो है इसको परसू नहीं कर रहे, इस पर हम कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। एहसान साहब वाला है या सिंध का इलाका है, उसके अंदर आपकी फसलें आएंगी, किसान खुशहाल होगा, लेकिन हमने उस पॉलिटिक्स से आगे जा ही नहीं रहे। हम उस पर बात नहीं करते, बल्कि उसके जो साइड इश्यूज है उसके ऊपर हम बात बिल्कुल बिल्कुल एहसान साहब ठीक बात करें। आपने पॉलिटिकल इश्यूज को साइड पे रख के जो इस वक्त मुल्क की डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है वो करना चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। एहसान साहब, क्या लगता है आपको कि अब जो है इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो आ गया है, और किस बात की जल्दबाजी थी, ये बिल आने की वजूहात क्या थी, इतनी जल्दी क्यों थी इनको? देखिए, एक तो इसमें ये है कि पार्लियामेंट जो है वो शायद इसार साहब दूसरी तरफ जाएंगे, फिर वो शायद फॉर्म 45-47 की तरफ चले जाएंगे, लेकिन मैं इसको इसलिए मैंने आपसे पहले सवाल किया है। एहसान साहब, मैं चाहता हूं कि आप ना खुल के बात करें और खुल के वो उस पर बात करें। हमारे दरमियान नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकता है किसी बात पे, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुल के आप बात करें। मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है बिस्वा कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन कर सकती है, और ये पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी है कि रिट्रोस्पेक्टिव करे या प्रोस्पेक्टिव करे। अब जिन तीन चीजों की तरफ उन्होंने लेजिस्लेशन की है, मैं ये समझता हूं कि शायद इनकी जरूरत नहीं थी। ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमारे उस लॉ के अंदर मौजूद है। नंबर 1 ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ये कहता है कि हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन के निशान के ऊपर लड़के आए वो सीट्स के लिए क्वालिफाई या रिजर्व सीट्स के लिए आर्टिकल 51 के नीचे। कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ बड़ा क्लियर इस मामले के अंदर कि रिजर्व सीट्स के लिए पॉलिटिकल पार्टी ने एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो इलेक्शन शेड्यूल देना है उसके मुताबिक करना है, और उससे आप डेविएट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ बड़ा क्लियर है कि आपने 3 दिन के अंदर इंडिपेंडेंट्स ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। अगर आप नहीं करते तो आप किसी दूसरी को ज्वाइन नहीं कर सकते, और अगर आपने कर ली है तो आप उससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये चीजें हैं। अब चूंकि इशू मेरा ख्याल है कि ये आगे इस चीज के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 12 जुलाई की जजमेंट आई है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल ऐसे इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इन्होंने इस लेजिस्लेशन की तरफ गए। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल इश्यूज हैं उसके अंदर जो है उसके अंदर 2 राय नहीं है कि एक ही है कि पॉलिटिकल एंगल्स को छोड़े, अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत अच्छी जजमेंट है कि जिसके मुताबिक उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को केस नहीं भी लड़ा, लेकिन उसको उन्होंने पब्लिक ऑप्टिक्स के ऊपर या परसेप्शंस के ऊपर जाके सीट्स का कहा है कि आप इन्हें दें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती, ना रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है, ना री राइटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास पीटीआई ना पार्टी थी, ना उन्होंने क्लेम किया। उन्होंने एसआईसी को एज ए प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल किया, और वो प्रॉक्सी जो थी सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग तक उसके पीछे वो खड़े रहे, लेकिन यकदम सुप्रीम कोर्ट ने बाउंस बैक किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी आप इन पे जाए। अब ये है कि इस जजमेंट के अंदर भी बिस्वा सुप्रीम कोर्ट ने बजाता खुद एक रिव्यू का ऑप्शन खोला है कि वो इलेक्शन कमीशन को भी उसने कहा कि आप आए, कोई मतलब बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। कंफ्यूजन थी, बेहतर उसके अंदर ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये देख रहे कि अगर आपने सीट्स को देना भी है या किसी को पार्टी के तौर पे लेके आना है तो क्या उसके अंदर जो आपका पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद है, आज तक पीटीआई का पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। क्या पार्लियामानी पार्टी जो है वो एंटाइटल है? बिल्कुल एंटाइटल नहीं है पार्लियामानी पार्टी। जितनी देर तक वो पार्टी जो है आपके रूल 94 या आपका सेक्शन 104 या आर्टिकल 91 या 106 पे पूरा नहीं उतरती, तो ये चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट बताते खुद भी क्लियर नहीं थी।
क्योंकि मैं लॉ की प्रैक्टिस के अंदर हूँ, जनरली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है और अपने ऑर्डर के अंदर कभी भी नहीं ये कहती कि जी अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आए। और ये उन्होंने कहा, उन्हें इस चीज का एहसास था कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाएगा तो मामला जो है वो उसको रीओपन की तरफ जाएगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन सारी इन चीजों को ले जाता मुनासिब था, लेकिन अब उन्होंने पार्लियामेंट ने कर दी है, उनकी कॉम्पिटेंसी है और इसके बाद जो है जो क्लैरिटी थी वो उन्होंने डालने की कोशिश की है। और ये जितनी देर तक लॉ बनता है, अगर इसको सेट असाइड नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है उसको टेक इफेक्ट जो है उस तरह नहीं दिया जा सकता। और ये फैसला भी इस लेजिस्लेशन का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये अल्टीमेट करेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट इस तरह की लेजिस्लेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है। डिसाइड जो है इसको फिर अदालत ही करेगी। ठीक, राणा साहब, योर कमेंट ऑन दैट। अच्छा देखें, बात यह है कि एक ना क्लास में प्रोफेसर साहब ने एक मक्खी पकड़ के उसके दोनों पर तोड़े। ठीक। और पहले मक्खी को पकड़ा और उसे कहा उड़ जा, वो उड़ गई। ठीक है। फिर दोबारा पकड़ के उसके दोनों पर तोड़े और कहा उड़ जा, तो वो कैसे उड़ सकती थी? तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि इससे साबित हुआ कि मक्खी के पर तोड़ दो तो वो सुनती नहीं है। ठीक है ना? तो आप किसी के पर तोड़ दें, बल्ला छीन लें, निशान छीन लें, इलेक्शन ना लड़ने दें, कागजात छीन लें, हैं घरों में घुस के लोगों को फेंटियां चढ़ाएं, उनको उठा के ले जाएं, ठीक है, मुड़ के आप कहें कि जी वो तो पार्टी चूंकि बन ही नहीं सकी, स्ट्रक्चर ही नहीं बन सका उसका। आपने पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर सारे बंदे गिरफ्तार कर लें, कहें जी स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता। मौलाना फजलुर रहमान एक हुजरे के अंदर बैठ के अमीर बन जाए तो ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब हाथ खड़े करवा के इलेक्शन जीत जाए तो ठीक है, ठीक है, लेकिन पीटीआई का जो इलेक्शन है वो पूरा होना चाहिए कि सां पूरे लिते 32 सां लिखे सन, तुसी 31 सां लिते ने, लिहाजा आप नहीं बन सकते। ठीक है। तो इस तरह के अगर निजाम में सुप्रीम कोर्ट ने एक देखें 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम आया सियासी, ठीक है, ये 1971 के बाद सबसे बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम था। भुट्टो साहब के खिलाफ जो कैंपेन चली उसके बाद ये सबसे बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम था, ठीक है ना। और एक इदारे की नाअहली की वजह से, एक इदारे की तासुब की वजह से, इलेक्शन कमीशन की वजह से, ठीक है ना, उनकी नाअहली कह लें या बदनीयती कह लें, उसकी वजह से एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो दुनिया की 8 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में आती है, इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर बैन लगा दिया। उनसे कहा जी आप बल्ले पे नहीं लड़ सकते, आप यूं नहीं कर सकते, क्यों? वो बेचारियां उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी। मक्खी दे पर तोड़ के तुसी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साबित हुआ कि पीटीआई सुन नहीं सकती, और भाई तुमने उनके पर तोड़ दिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखा दिया है, ठीक है, आपने फटाफट 3 दिनों में कानून बिल पास हो गया। एक बिल पार्लियामेंट ने अभी तक महंगाई के खिलाफ तो पास नहीं किया, आईपीपीएस के खिलाफ तो एक भी बिल पास नहीं किया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने आज तक पाकिस्तान में गैस के जखायर खत्म हो गए उसके ऊपर तो डिबेट नहीं की। 3.25 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाते, उसके ऊपर तो कभी पार्लियामेंट ने बात नहीं की। फटाफट 3 दिन तुसी कि साड़ी रोजी रोटी ना कोई खोले, हमने रहना है, ठीक है ना। हम दीमक जो है ना वो भी कुर्सी को लग के किसी दफा गिर जाती है, लेकिन ये ऐसी दीमक है कि ये अगर कुर्सी को लग गए तो ये कहते हैं अब हमने हिलना नहीं अपनी जगह पे। कानूनी तकाजे कुछ भी हो, हाफिज साहब बिल्कुल कानून के मुताबिक बात ठीक कह रहे होंगे, मैं इंसाफ के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि ये कौन सी बात है, एक पार्टी को आपने बेदस्तोफा कर दिया, मुड़ के कहा ये मक्खी उड़ नहीं सकती क्योंकि कहा सूंदी नहीं की। तो मैं ये समझता हूं कि ये जितनी तेजी से सारी कानून साजी हुई है, मैं आई डोंट बिलीव इन इट, और मेरा ये यकीन है कि जो मर्जी कर ले, पावे उधर लिखता है इन्होंने कि जी इस पे अदालत भी नहीं बोल सकती, ठीक है, वो लिख देते कि इस पे अवाम भी नहीं बोल सकती, लिख देते इस पे जो दुनिया हमें थू थू कर रही है वो भी नहीं बोल सकती, ठीक है, लिख देते क्या इस पे सब अंधे हो जाएंगे, ठीक है, गलियां सुंजे हो जाएंगे, मिर्जा यार फिरेगा, करार दी हट्टी सट जाएगी, फकीर दी कुत्ती मर जाएगी, ठीक है ना, और जनाब अली 5-7 जेड़े रह जाएंगे, उन्होंने बुखार चढ़ जाएंगे, तो 5 ग्वाडना मर जाएंगे, 80 रहना है बस हर वाली। ठीक, बिल्कुल। तरीके से आपके पास ऑप्शंस क्या है? ग्रैंड अलायंस बनाने का भी कह रही है, फर्दर क्या होने जा रहा है पीटीआई के साथ डिस्कस करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप साथ रहिए।
वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कि अब पीटीआई की सियासत में जो है उनके पास क्या प्लानिंग है, क्या आगे वो करने चाह रहे हैं। तो हाफिज साहब आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले क्या लगता है अब ग्रैंड अलायंस बनाने का कह रही है तहरीक इंसाफ, किस हद तक मौसर साबित होगा? देखिए एक तो ये है कि पीटीआई जो है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके पूरे पाकिस्तान के अंदर फॉलोइंग है। लेकिन जिस तरह की पीटीआई की एक पॉलिटिकल या लीगल स्ट्रेटजी आनी चाहिए थी, वो हर मौके के ऊपर आप इस चीज को कहेंगे कि उन्होंने उसके मुताबिक अपने आप को परफॉर्म नहीं किया। ठीक। अब जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वो भले के निशान के ऊपर 2019 से ये मामला चल रहा है और 2024 तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा और 2019 से 2022 तक 3 साल जो थे वो पीटीआई बजाते खुद हुकूमत के अंदर थी। तो अगर ये मसला रिजॉल्व होता तो हो जाना था। इसी तरह दूसरे केसेस के अंदर भी है कि अगर लीगल स्ट्रैटेजी ने ठीक काम, देखें ना, बात यह कि जब आप कन्फ्रंटेशन के अंदर जाते हैं, जब आप फिर चैलेंज करते हैं चीजों को, तो फिर आपको अपने आप को ऑर्डर के अंदर लेके आना चाहिए। अब दूसरा उस चीज के अंदर है कि जिस ग्रैंड अलायंस पे बात की जा रही है वो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स निकाल लें, वो महमूद अचक ज़ई साहब के बारे में क्या कहते थे, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या कहते थे, या उसके बाद जमात इस्लामी के बारे में वो क्या कहते थे उस चीज के अंदर। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अगर आपने इसी डायलॉग के अंदर जाना है तो पहले फिर आपको सारों को स्पेस देनी पड़ेगी, और वो स्पेस जो है इन 3 या 4 या 5 जो पार्टीज हैं उनके मिलने से ऊपर आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएंगे। अगर आपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को लेना है तो आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के बात करनी होगी। एहसान साहब, जरदारी साहब के बारे में क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब? जी, जरदारी साहब के बारे में क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब? उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? नहीं, देखें ना कि सारे एक्सपोज है ना, लेकिन आप ये देखें कि अगर कहते थे तो आप सोच सकते थे आज से 10 या 12 साल पहले कि एक पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर होगा और पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट होगा, और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा कि मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे और आसिफ जरदारी साहब जो है सदर होंगे। आप जरा 10 से 12 साल पीछे जाके देखें ना, तो अगर वो किसी नतीजे, और आइंदा भी मैं आपको बताऊं बिस्मा, अगर आप जिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अंदर हैं, आप इस चीज को भूल जाए कि पाकिस्तान के अंदर सिंगल पार्टी जो है वो इक्तदार के अंदर आएगी। आपको सूबों के अंदर भी हो सकता है 2 में मिल जाए, 3 में ना मिले। आपको मरकज के अंदर भी हो सकता है कि आपकी स्वीपिंग जो है कि आप कहें कि नहीं जी 172-74 हमें मिलेंगे, उसके अलावा जो है दूसरों को मिल नहीं सकती, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दूसरों की एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई है। जितनी देर तक ये रिकॉग्निशन नहीं करेंगे उतनी देर तक ये डी ट्रैक या साइड ट्रैक। अब देखें ना कि ये कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको इस काम में नहीं आना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो ये नहीं करना चाहिए। आज भी ये है कि सबसे ज्यादा वो कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट करे, आज ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव भी करे। तो ये जो एक डाइकोटमी है, उस डाइकोटमी का एक ही सोल्यूशन जो है कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग के अंदर जाए, सर्टेन चीजों को 15 से 20 साल के लिए तय करें, और उसके बाद एक ट्रांजिट टाइम के बाद एक इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन इसका हो जिसके अंदर सारी क्रेडिबल के अंदर आए और इस मुल्क को आगे लेके जाए। बिल्कुल, और जिसका जो मैंडेट हो उसको मिले, और मुल्क के लोगों का नुकसान होता रहेगा। ठीक। राना साहब, आपको कहते हैं ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है लगता है हाथ नहीं पकड़ा रहे, पहले भी कितने दौर में मुज़ाकरात हुए हैं, अब फिर से जो है सुना है कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इस बार कोई बात बन पाएगी या पहले की तरह ही होगा? देखें, एक तो ये कि कमेटियां तो बन गई हैं और अभी प्रोसेस जाहिर आगे चलेगा। उसकी वजह यह है कि ना मौलाना ट्रस्ट करते हैं पीटीआई पे और ना पीटीआई मौलाना पे ट्रस्ट करती है, और दोनों ये समझते हैं कि कहीं हमारे साथ हाथ ना हो जाए। मौलाना साहब क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा मोहतात है, उनके साथ अभी ताज़ा हाथ हुआ है और माले गनीमत में से उनको कुछ नहीं मिला, और वो माले गनीमत तकसीम हो गया अब नून लीग में और पीपल्स पार्टी में। यहाँ हिसाब में डंडी ना मारे कि वहाँ का तो माले गनीमत कहीं गया ही और है। वहाँ पे पीएमएलएन तो एग्जिस्ट ही नहीं किया, वहाँ तो पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। असल प्रॉब्लम ये है कि बैटल ग्राउंड पीटीआई का और मौलाना का एक ही है। वो ग्राउंड जो है अगर एक दूसरे को कंसीड करेंगे तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल खोएंगे। ये वो बुनियादी वजह है कि जो इनको इकट्ठा नहीं होने। हाँ, अगर पीटीआई पंजाब की हद तक होता तो मौलाना को तो बड़ा सूट करता था उस मामले के अंदर, और या सिंध के अंदर होता तो असल जो है वो आपका केपीके और केपीके से थोड़ा सा अगर आप नहीं
तो आपका बलूचिस्तान है। नहीं हाफिज साहब, मैं कुछ और बात कर रहा था। मैं माले गनीमत बात कर रहा था कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने एक प्लान किया तो मौलाना फजलुर रहमान वाज द फर्स्ट पर्सन जो सामने आए, खड़े हुए, और उसके बाद फिर ये सारे जुड़े। ये तो सारे भागे हुए थे, तो मौलाना फजलुर रहमान खड़े थे इमरान खान के सामने, ये पीटीआई के सामने। और उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो हिस्सा उन्हें मिला ही नहीं। मैं उस माले गनीमत की बात कर रहा हूँ, मैं उस माले गनीमत की बात कर रहा हूँ कि जिसका अभी परसों आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम मेरी और जनरल फैज़ की मुलाकात हुई जनरल बाजवा साहब के एक अजीज़ के घर, और जनरल फैज़ ने कहा कि इमरान खान हमारी कोई बात मानता ही नहीं है, तो लिहाजा आप तैयारी करें, आपके पास क्या होमवर्क है, पंजाब में कैसे करेंगे, विफाक में कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी इसका कोई वो नहीं है, ये तो नवाज शरीफ साहब ने करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप तैयारी करें, हम इमरान खान से तंग आ गए। जिसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन का वोट दिया, और उसके बाद ये सारी गेम बनी। उसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं एक गेंद से 3 विकेट गिराऊंगा, आपके सामने आई थी स्टेटमेंट। नहीं ठीक है, गिराया ना गिरा सका होगा, मैं कह रहा हूँ वो नहीं गिरा सका। ने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सीरियस लिया था कि हमने इसको सक्सीड नहीं हाफिज साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ वो नहीं गिरा सका ना, वो क्योंकि गिरा कैसे सकता था, जो आगे प्लेयर थे वो बड़े तगड़े थे, वो कैसे उनको गिरा सकता था। लेकिन ये कि मैं तो नहीं कह रहा, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी मैं ARY के ऊपर जो गुफ्तगू की है उसमें कहा है, उन्होंने एतराफ़ किया है कि हाँ ऐसे हुआ, बाजवा साहब के अजीज़ के घर में मुलाकात हुई जनरल फैज़ से, और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से तंग हैं, तो आप लोग तैयारी करें। तो मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात आप सुन लें, ये जो इमरान खान एकदम कोई एक छोटा सा यॉर्कर फेंकता है, हाँ, और फिर बाकियों की किलियां उड़ जाती है ना, वो माइंड गेम खेलता है। माइंड गेम क्या है कि वो एक छोटा सा बयान देता है, अब उसने कहा जी ठीक है इस्टेब्लिशमेंट ले आए अपना बंदा, तो हम मुज़ाकरात करते हैं, उधर से कहा चकजई को ले आए तो हमारी तरफ से वो होंगे। अब आप जरा बात को समझें, इमरान खान साहब जब ये छोटा सा ऐसा शोशा छोड़ते हैं ना, तो सामने वाले जो होते हैं ना वो परेशान हो जाते हैं कि वाकई यार अगर इनकी इस्टेब्लिशमेंट से हो गई तो हम कहाँ खड़े हैं, हमारा तो सौदा ही नहीं बिक सकता, हम तो 9 मई के पीछे छुपे हुए, ठीक है ना, हमारे पास कुछ नहीं है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी इमरान खान एक तरफ तो ये शायद उज़मा साहिबा ने आज कहा है कि एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा दे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी वो मोहसिन नकवी जो हैं वो फौज के नुमाइंदे हैं। तो भाई आप बात को समझे, शायर कह रहा है, शायर ये कह रहा है कि फौज का नुमाइंदा अगर मोहसिन नकवी है तो हम मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात कर लेंगे, तुमसे नहीं करेंगे, तुम्हारे पास पल्ले ही कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी को अगर सपोज टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू इमरान खान, ठीक है ना, तो फिर ये सुन लें कि मोहसिन नकवी से ही बात हो सकती है, हो रही होगी। और ये KPK के वजीर आला जो मोहसिन नकवी की हर बात मानते हैं, आप बात को समझे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज चल रही है। ठीक है एहसान साहब, ये लास्ट कमेंट, फिर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, बस 1 मिनट है हमारे पास। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ रहे और बड़ा मजा आया कि हमने मीठा दोनों ने आपस में मिलकर खेला। इसको मेरा ख्याल है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। ये मुल्क हमारा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हैं, इस मुल्क की बका इसी के अंदर है कि इस मुल्क के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। इसके अंदर इन सियासतदानों का काम ये है कि आप स्पेस दें भी स्पेस लें भी, और इस मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम लेके चले कि जिससे इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट भी हो, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आए, और टाइम थोड़ा कर लें। अगर आप में टॉलरेंस नहीं है तो 5 साल की बजाय 4 साल का टेन्योर आप कर लें, ताकि ये एक कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दुनिया के अंदर हमें जग हसाई नहीं बनना चाहिए। ठीक, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सही बात करें एहसान साहब के अपनी सियासत चमकाने के बजाय बेहतर है कि हम सब मिलकर एक पेज पर बैठें और जो है मुल्क के लिए जो है वो सियासत की जाए, ताकि मुल्क में जो है वो स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिकली भी और बेहतरी भी आए। बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आज के प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया राना साहब। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।